पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच सियासी खींचतान जारी है, जहां अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सिद्धू को लेकर नाराजगी जताई है। अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि आलाकमान जबरन पंजाब में दखल दे रहा है। आज हरीश रावत अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया, जहां सिद्धू ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। उधर सिद्धू के घर पर जश्न के माहौल की तस्वीरें आई, जहां सिद्धू को अध्यक्ष बनने की बधाई वाले पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में अमरिंदर सिंह की तस्वीर गायब थी। वहीं चंडीगढ़ में सिद्धू समर्थकों ने ढोल बजाए। बिल्कुल, कौन कहता है? आप कृपा करके मेरे बयान को बहुत केयरफुली पढ़िए, जो मैंने कहा है, और शब्दों को समझिए क्या कहा है। नागालैंड के कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने सोशल मीडिया में राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल पार्टी में आरएसएस की मानसिकता वाले लोग घुसने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर चले जाना चाहिए। वहीं जो बाहर के नीडर लोग हैं, उनका पार्टी में स्वागत है। डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। बीजेपी के कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा वार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें यूपी की सुरक्षा एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो राष्ट्रीय और राज्य की सुरक्षा के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट रखते हैं। बता दें कि आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का वीडियो सामने आया था। पुलिस वीडियो की जाँच कर रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति, सिस्टम तो वही है, सब कुछ वही है। सरकार में कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन उन चेहरों ने कुछ बदलाव करके दिखा दिया, और वो बदलाव किस रूप में है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का लोहा पूरा देश मानता है और इस बात को पहचानता कि हाँ, उत्तर प्रदेश की स्थिति एक बेहतरीन कानून व्यवस्था के कानून का राज के रूप में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगी। कल लखनऊ में प्रियंका गांधी ने गांधी प्रतिमा के सामने करीब 2 घंटे का मौन प्रदर्शन किया था। इसके बाद योगी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि यूपी में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की टिप्पणी का आरएसएस की ओर से कड़ा जवाब दिया गया है। आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि अपना आतंकी और तालिबानी चेहरा छिपाने के लिए इमरान खान संघ को कोसने के काम में लगे हैं। उज्बेकिस्तान के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे इमरान खान से जब भारत पाकिस्तान की दोस्ती पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के बीच दीवार है। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए की भी बैठक होगी। इन दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये बैठक 18 जुलाई को होगी। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद एनडीए की बैठक होगी, जो दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई है। टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज हुआ है। 30 साल की महिला ने कुमार पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि भूषण कुमार ने उसे अपने प्रोजेक्ट में काम देने का लालच देकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर रेप किया था। महिला के मुताबिक ये घटनाएं 2017 से लेकर 2020 के दौरान हुई थी। पुलिस ने भूषण कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 420 और 506 के तहत केस दर्ज किया है।
निजामुद्दीन मरकज खोलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मरकज खोलने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों के मुताबिक धार्मिक आयोजनों में भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पूजा स्थल बंद करने का कोई निर्देश नहीं था। मरकज को पिछले साल तबलीगी जमात के आयोजन के बाद 31 मार्च को बंद कर दिया गया था। संस्था पर कोरोना काल में देश विदेश से भीड़ जुटाने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कई प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर में 5 स्टार होटल के नीचे बने रेलवे स्टेशन के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने गांधीनगर से वाराणसी के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन और गांधीनगर से वरेथा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। आईसीसी ने T20 विश्व कप मुकाबलों की ग्रुप की घोषणा कर दी है। दिलचस्प यह है कि भारत अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में है। दोनों सुपर 12 में ग्रुप 2 में है। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भिड़ी थी, जिसमें भारत ने बाजी मारी थी। कोरोना महामारी के कारण T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत की बजाय यूएई और ओमान में खेला जाएगा। ओमान में हुए समारोह में आईसीसी अधिकारियों के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने भी हिस्सा लिया। T20 वर्ल्ड कप के मैच शेड्यूल अगले हफ्ते जारी किए जाने की संभावना है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक होटल के स्विमिंग पूल में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 युवक होटल के स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, जहां हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। उधर युवक के परिवार वाले इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है और हत्या का शक जता रहे हैं। पुलिस दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बहू की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही थी। बीमार पत्नी को खाना देकर आरोपी का अपनी बहू से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने बहू की गला घोटकर हत्या कर दी। बहू की हत्या के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी का भी गला घोट दिया और फिर खुद पुलिस में जाकर अपना गुनाह कबूल किया। गुरुग्राम में करीब 7 महीने पहले हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद लूटे गए मोबाइल की लोकेशन के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक पिछले साल 20 दिसंबर को लेजर वैली इलाके में एक शख्स की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपी मृतक का बैग, पर्स और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। करीब 7 महीने तक आरोपी ने लूटे गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फोन शुरू करने के बाद पुलिस लोकेशन के जरिए आरोपी तक पहुंच गई। यूपी के सहारनपुर में फल का कारोबार करने वाले एक शख्स का शव आम के बाग में लटका मिला। मामला सहारनपुर के अलीपुर गांव का है। परिवार वालों ने कारोबारी के पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के बेटे के मुताबिक मुनाफे की रकम को लेकर उसके पिता का विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले उसके पिता से मारपीट भी की गई थी। परिवार वालों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में भारतीय पत्रकार की हत्या। न्यूज एजेंसी राइटर्स से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी पुलित्जर अवार्ड विजेता रह चुके हैं और कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ मौजूदा हालात की कर रहे थे कवरेज। इससे पहले 13 जुलाई को भी उन पर हुआ था हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकटग्रस्त हैती में सेना भेजने से साफ किया इनकार। बोले अमेरिका हैती में सिर्फ अपने दूतावास की सुरक्षा बढ़ाएगा। हैती की अंतरिम सरकार ने राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद अमेरिका से उसके प्रमुख संस्थानों की रक्षा के लिए सैनिकों को तैनात करने का किया था अनुरोध। ईरान के खुजस्तान राज्य में पानी की किल्लत को लेकर फूटा जनता का गुस्सा। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई जबरदस्त भिड़ंत। रोडवेज पर जाम लगाती जनता पर पुलिस ने किया शॉटगन का इस्तेमाल। तेल के कुओं के लिए जाना जाता है ये इलाका। बाढ़ से बेहाल बेल्जियम की मदद के लिए आगे आया इटली।
अपनी सेना के विमानों से इटली ने सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम को भेजा बेल्जियम। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फायर फाइटर्स, रेस्क्यू जीप और हेलीकॉप्टर के साथ इटली की टीम बचाव अभियान में जुटी। जर्मनी की राइन और मोसेल नदियों के संगम पर दिखा बाढ़ का कहर। समंदर जैसा दिखा नदियों का नजारा। जर्मनी में बाढ़ से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। लापता लोगों का आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामलों में भारी बढ़ोतरी। पिछले हफ्ते के मुकाबले 41% ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के मामले किए गए दर्ज। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है मुश्किलें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आयोग के अध्यक्ष थॉमस बाक हिरोशिमा पहुंचे। 1945 के अमेरिकी बमबारी में मारे गए लोगों को पीस मेमोरियल पार्क में दी श्रद्धांजलि। बाक के दौरे के चलते हुई भीड़ को लेकर लोगों ने की आलोचना। कोरोना इमरजेंसी के समय बाक के खिलाफ 70,000 लोगों ने लिया हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ओलंपिक के लिए टोक्यो रवाना हो रहे खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं और बधाई। टोक्यो जा रही नेशनल डेलीगेशन से पीएम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मोनक्लोआ पैलेस पर की मुलाकात। कोरोना इमरजेंसी के चलते टोक्यो ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए जारी किए गए हैं कड़े नियम। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने युगांडा से आया एक खिलाड़ी हुआ लापता। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने दी जानकारी। इजू मिसानो में ट्रेनिंग कर रहे युगांडा के खिलाड़ी की तलाश में जुटी जापान की पुलिस। कार्बन उत्सर्जन कम करने के मकसद से चीन ने बनाया अपने किस्म का पहला नेशनल कार्बन ट्रेडिंग सेंटर। ऑनलाइन ट्रेडिंग के तहत पहले बैच में 2000 बिजली कंपनियों ने लिया हिस्सा। सरकार की ओर से तय सालाना सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करने पर कोई कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए किसी अन्य कंपनी को बेच सकती है अपना सरप्लस कोटा।